नेपाल में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। हालात कुछ ऐसे ही बनते जा रहे हैं। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेन शाह को सत्ता संभालने के 1 महीने के भीतर ही भारी राजनीतिक और सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 27 मार्च 2026 को कार्यभार संभालने के बाद से उनकी सरकार के खिलाफ नेपाल की सड़कों पर जन आक्रोश फूट पड़ा है। वहीं एक के बाद एक उनके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, करप्शन के मामलों में घिर रहे हैं। इंजीनियर से रैपर और फिर नेता बने बालेन से देश के लोगों को बहुत उम्मीदें थी, खासकर युवा पीढ़ी को, लेकिन उनकी उम्मीदें टूट रही हैं। और ऐसे में नेपाल के पीएम बालेन के सामने कौन कौन से रास्ते बच जाते हैं, वो आगे क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे, इस मामले को संभाल लेंगे या फिर कोई चौंकाने वाला फैसला लेंगे। फिलहाल नेपाल की राजनीति बड़ी दिलचस्प मोड़ पर है। बालेन्द्र शाह, जिन्हें हम सभी बालेन शाह के नाम से जानते हैं, उनका राजनीतिक करियर नेपाली राजनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक माना जाता है। बहुत कम वक्त में बालेन ने इंजीनियर और रैपर से मेयर होते हुए प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय किया। बालेन के करियर के मुख्य पड़ाव कौन कौन से हैं, ये जान लेते हैं। बालेन शाह पेशे से एक इंजीनियर हैं और उन्होंने भारत के कर्नाटक से मास्टर डिग्री प्राप्त की है। राजनीति में आने से पहले वे नेपाल के हिप हॉप परिदृश्य में एक प्रसिद्ध रैपर थे, जिनके गानों में अक्सर ही करप्शन और सामाजिक मुद्दों पर हमला किया जाता था, इन मुद्दों को उठाया जाता था। बालेन शाह ने 2022 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू के मेयर पद का चुनाव जीता। उन्होंने स्थापित राजनीतिक दलों के दिग्गजों को हराकर इतिहास रचा और काठमांडू के पहले स्वतंत्र मेयर बने। मेयर के रूप में उन्होंने कचरा प्रबंधन, अवैध निर्माणों को हटाने और शासन में पारदर्शिता लाने के लिए काफी काम किया, जिसकी खूब तारीफ भी हुई। वो अपनी मीटिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग करते थे। नेपाली जनता के बीच वो लोकप्रिय होने लगे। उस वक्त की राजनीति और अस्थिरता से परेशान जनता को बालेन की राजनीति पसंद आने लगी और यही वजह है कि मेन स्ट्रीम राजनीति में आने के साथ ही लोगों ने बालेन को भरपूर प्यार दिया। जनवरी 2026 में उन्होंने मेयर पद से इस्तीफा दिया, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने 2026 के आम चुनाव में झापा 5 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को रिकॉर्ड मतों से हराया। 27 मार्च 2026 को बालेन शाह ने नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 35 साल की आयु में वे नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, दुनिया के सबसे कम उम्र के सेवारत राष्ट्राध्यक्षों में शामिल हो गए। उनकी पार्टी आरएसपी ने प्रतिनिधि सभा में भारी बहुमत हासिल किया। उन्हें नेपाल की जेनजी पीढ़ी और युवाओं का व्यापक समर्थन मिला, लेकिन यही युवा अब उनसे नाराज है। सत्ता संभालने के बाद बालेन ने कई ऐतिहासिक, साहसिक और विवादित फैसले लिए। कुछ फैसलों ने उनकी छवि ईमानदार, फटाफट काम करने वाला और सहज प्रधानमंत्री वाली छवि बनाई। कई जगहों पर उन्हें युवाओं के बीच झूमते भी देखा गया, लेकिन हालिया फैसले उल्टे पड़ते दिख रहे हैं। खासकर कस्टम ड्यूटी नियमों और छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगाने की उनकी कोशिश बालेन शाह को नागरिक विरोध और राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना करने को मजबूर कर रही है। सबसे बड़े विरोध का कारण है भारत से लाए जाने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी का सख्त कार्यान्वयन। जी हां, इस नियम को सख्ती से लागू कर देना। नियम तो पहले भी था, लेकिन अब इसे सख्ती से पालन करने के लिए सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए। बालेन सरकार ने 100 नेपाली रुपए, यानी कि भारतीय रुपयों की बात करें तो 63 रुपए से अधिक का कोई भी सामान नेपाल के लोग अगर ले जाते हैं भारत से खरीद कर, तो उस पर 5 से लेकर 80% तक सीमा शुल्क अनिवार्य कर दिया है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले आम लोग परेशान हैं। नागरिकों की दैनिक जरूरतों की चीजें भी अब 15 से 20% महंगी हो गई हैं, जिससे लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं दूसरा बड़ा विवादित फैसला है छात्र राजनीति पर रोक लगाना। बालेन शाह ने शैक्षणिक संस्थानों से छात्र संघों को हटाने और राजनीति मुक्त शिक्षा का आदेश दिया। इस फैसले से नाराज छात्र संगठनों ने देश भर में उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिए, जो अब काठमांडू के प्रशासनिक केंद्र सिंह दरबार तक पहुंच चुके हैं। मंत्रियों के इस्तीफे भी चर्चा में हैं, करप्शन के आरोप लग रहे हैं। सुदन गुरुंग, जो कि गृह मंत्री, उन्होंने महज 26 दिन बाद ही 22 अप्रैल 2026 को इस्तीफा दे दिया, यानी कि 2 दिन पहले उनका इस्तीफा हो चुका है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है, व्यापारियों के साथ संदिग्ध संबंधों के आरोप है, आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोप है। दीपक कुमार शाह, 9 अप्रैल को श्रम मंत्री दीपक कुमार शाह ने भी इस्तीफा दिया। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और उन्हें हटाया गया। वहीं पार्टी के अंदर भी अब बालेन को पहले की तरह पसंद नहीं किया जा रहा है।
खबरें आ रही हैं कि सरकार के भीतर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रबी लामिछाने और बालेन शाह के बीच कई मुद्दों पर मतभेद है। टकराव लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और यही वजह है कि बालेन के सामने एक के बाद एक कई चुनौतियां खड़ी हो गई। फिलहाल गृह मंत्रालय का कार्यभार प्रधानमंत्री बालेन शाह के पास ही है। विपक्ष, कांग्रेस और यूएमएल और प्रदर्शनकारी सरकार की पारदर्शिता और नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। यानी कि जो बालेन शाह अपनी पारदर्शी काम की वजह से ही जाने जाते थे, लोगों के बीच वो चर्चा में आए थे और राजनीति के केंद्र में आए, उन्हीं पर अब करप्शन के आरोप लग रहे हैं, पारदर्शिता नहीं बरतने के आरोप लग रहे हैं। उनकी सरकार पर संकट गहरा गया है और आगे बालेन क्या कदम उठाते हैं, इस पर भारत की भी नजर है, क्योंकि नेपाल भारत का पड़ोसी राज्य है और वहां की स्थिरता भारत के लिए भी जरूरी है।